नमस्कार। समाचार मंथन के इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम किस मुद्दे पर मंथन करने जा रहे हैं वो इस वीडियो की चर्चा के दौरान आपको स्वयं ही पता लग जाएगा। पहले की सरकारें अधिकतर जनहित मुद्दों पर काम किया करती थी, अर्थात उन मुद्दों पर जिसका संबंध एक बड़ी आबादी से होता, जिससे उनकी समस्या का निदान किया जा सके। इस समय मैं उदाहरण दूंगा 1960 के दशक की, जिस समय देश में भीषण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो चुका था। अर्थात देश में पैदा होने वाला अनाज इतना नहीं होता था कि सारी आबादी का पेट भर सके। परिणाम स्वरूप उस समय की सरकार ने मजबूरी में बाहर के दूसरे देशों से खाद्यान्न आयात करने की सोची। लेकिन कभी कभी ये खाद्यान्न का स्तर इतना निम्न होता था, लेकिन मजबूरी में हमें इससे समझौता करना पड़ता था। लेकिन इससे निपटने के लिए तब की कांग्रेस सरकार ने हरित क्रांति नामक एक परियोजना की शुरुआत की। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, अर्थात उसका आंकड़ा 240 के आसपास आकर रुक गया, तो बीजेपी के नेताओं के कान खड़े हो गए थे। उन्हें आभास होने लगा कि अब जनता हमें नकारने लगी है। इससे पार पाने के लिए, अर्थात इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजीव कुमार मॉडल तैयार किया और इसका पहला प्रयोग उन्होंने किया 2024 में ही, 2024 अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा में। इस विधानसभा का आकार भी छोटा है, अर्थात इसमें हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या मात्र 90 है। तो बीजेपी को इस विधानसभा पर प्रयोग करना उचित लगा। मुझे याद है उन्हीं दिनों दीपक शर्मा शो नामक चैनल पर एक जर्नलिस्ट आया करते थे। बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, उनका इस क्षेत्र में पकड़ भी है। तो जब भी दीपक शर्मा उनसे ये पूछते, हाँ जी कांग्रेस की कितनी सीटें, तो उनका उत्तर होता था कि कांग्रेस कम से कम 55 से शुरू करेगी, बड़ा होगा तो कम 50 पहुंच जाएगी, लेकिन ऊपर 75 तक जा सकती है। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस को मात्र 37 सीटें मिली। उसके पश्चात उसी शो में जब दीपक शर्मा ने उनकी प्रतिक्रिया चाही तो इनका क्या उत्तर था, मैं उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के आपसी मतभेद और कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण कांग्रेस ने अपना ये दांव गवा दिया, अपने हाथ से ये चुनाव खो दिए। उस समय उनके हिसाब से बात ठीक भी हो सकती है, क्योंकि तब तक किसी को यह शक नहीं था कि राजीव कुमार का मॉडल इतना बढ़िया काम कर गया है। हालांकि हरियाणा के नेताओं को, बड़े नेताओं को और आला कमान को इस मॉडल पर पूरा विश्वास था। और नायब सिंह सैनी जो तब के मुख्यमंत्री थे, उनको तो शायद इस मॉडल पर इतना अटूट विश्वास था कि जिस विश्वास से ओतप्रोत होकर चुनावी नतीजों से मात्र 24 घंटे पहले नायब सिंह सैनी ने कहा था व्यवस्था हो गई है। नायब सिंह सैनी का ये डायलॉग आज भी बीजेपी के ऊपर कटाक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी चुनावी नतीजे आने वाले होते हैं तो लोग पूछते हैं, हाँ भाई व्यवस्था हो गई।
खैर ये तो मजाक की बात थी। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि किसी भी काम को लगन से करो, अभ्यास करो, तो उसमें महारत हासिल हो जाती है। आपने मेजर ध्यानचंद का तो नाम सुना ही होगा। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल में इतनी महारत हासिल की थी कि जब वो खेल के मैदान में उतरते थे तो विरोधी खिलाड़ी उनके हॉकी से बॉल को हटा ही नहीं पाते थे। देखने में ऐसा लगता था जैसे बॉल उनकी हॉकी से चिपकी हुई है। शायद चुनाव आयोग के इस मॉडल ने उससे भी ज्यादा साधना और तपस्या की और इतनी महारत हासिल कर ली कि हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2024 में हुई, उसके पश्चात आने वाले लगभग सभी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने विजय हासिल की और वैसे ही नतीजे पाए जैसा कि वो चाहती थी। बात चाहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हो, दिल्ली विधानसभा चुनाव की हो या छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की हो। इसके साथ हम बिहार विधानसभा चुनाव को भी जोड़ सकते हैं। कई बार तो चुनावी मंचों पर बीजेपी के नेताओं ने जितनी सीटें आने की बात की, नतीजों में करीब करीब उतनी ही सीटें मिली। हाँ, इसमें एक अपवाद मैं झारखंड का कह सकता हूं, जिसमें तब के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिए जाने के बावजूद वहां पर जेएमएम और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आई। यहां मैं लगभग पूरा क्रेडिट उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को देना चाहूंगा, जिन्होंने धुआंधार रैलियां की अपने पति की अनुपस्थिति में और साथ में हेमंत सोरेन की आदिवासियों में पकड़ भी थी कि वहां बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनावों में, अर्थात मैं पिछले चुनावों की बात कर रहा हूं, विधानसभा चुनावों की बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के, अमित शाह को अक्सर सैकड़ों बार चुनावी मंचों से ये कहते हुए सुना गया कि अब की बार 200 पार। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य था कि विधानसभा की 294 सीटों में से वो 200 सीटें प्राप्त कर लेंगे। तब तो उनका सीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता के मॉडल के कारण उनको ये जीत इस बार अर्थात 226 में हासिल हो गई। कहने का भाव ये है, जैसा कि हम वीडियो के आरंभ में भी कह चुके हैं, कि पहले की सरकारें ऐसी होती थी जो जनहित के मुद्दों पर आम जन के उत्थान के लिए काम करती थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 1965-66 में जब देश में भीषण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ तो तब की कांग्रेस सरकार ने हरित क्रांति नाम की एक परियोजना चालू की और उसमें लगन से काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1975-80 आते आते देश में इतना खाद्यान्न हो गया कि उसके रख रखाव के लिए सरकार को भारतीय खाद्य निगम नाम की एक संस्था की स्थापना करनी पड़ी और अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े भंडार गृहों का निर्माण करवाना पड़ा। दूसरी ओर ये बीजेपी सरकार, जिसने अपने उत्थान के लिए, जनता के उत्थान के लिए नहीं, अपने उत्थान के लिए ज्ञानेश गुप्ता नाम की एक परियोजना को अंजाम दिया है कि वो अपने मतानुसार, अपनी इच्छा अनुसार देश के सभी राज्यों में सत्ता हासिल कर सके। ये इसी मॉडल की ही देन थी कि अमित शाह 2021 में तो नहीं, 2026 में अपना ये सपना, जनता का नहीं, अपना ये सपना पूरा कर पाई भाजपा। बेशक लोकतंत्र के ताबूत पर कील ठुकते रहे, अपना काम बनता
भाड़ में जाए जनता। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो में प्रकट किए गए विचारों से सहमत हैं तो अपने कमेंट्स द्वारा हमें इस बात से अवगत कराएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।